हेलो स्टूडेंट, अगर आप अभी एमडीसी का एग्जाम लिख चुके हैं, बीबीएम के धनबाद के स्टूडेंट है और आईकेएस पेपर का लिखना है एग्जाम, तो आईकेएस पेपर के लिए 2 वीडियो हमने बनाया था, यूनिट 1 यूनिट 2 का। यूनिट 2 का वीडियो बहुत छोटा हो गया क्योंकि 35 क्वेश्चन है तो बहुत समय लगा नहीं। आज हम लोग यूनिट 3 और 4 एक साथ बना दे रहे हैं, अलग अलग नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो 3 और 4 को हम लोग एक साथ बना देंगे और ये पूरा का पूरा चारों यूनिट में जो एमसीक्यू है, यानी 140 एमसीक्यू हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत है। 140 एमसीक्यू में से बहुत सारा एमसीक्यू मैच करेगा आपका, तो आपके लिए जितना जरूरी है वो सारा एमसीक्यू यहाँ से मैच करेगा ही करेगा। अगर आप मेरे एसी पेपर का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं और तुक्का नहीं मारते हैं। आप मैच करेगा क्योंकि सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी। और इसके बाद जितने आगे आने वाले एग्जाम है सब की तैयारी इसी चैनल पे होगी। लगातार वीडियो जाते रहेंगे, आप पढ़ते जाइए, मज़ेदार तरीके से अपने एग्जाम को लिखिए। फिर सेमेस्टर 2 का बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और सेमेस्टर 2 में आपको पीडीएफ कोर्स का भी बैच मिलेगा, जहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको लाइव बैच भी मिलेगा। जो लाइव बैच पढ़ सकते हैं लाइव बैच लेंगे और जो लाइव बैच नहीं ले सकते वो पीडीएफ बैच लेंगे। पीडीएफ बैच आप आराम से लीजिए, जिसमें ये सारे पीडीएफ आपको 6 महीने पहले ही मिल जाएंगे एग्जाम से। आप पहले से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे पीडीएफ बैच के साथ, तो आप पीडीएफ बैच भी ले सकते हैं और हमारे मेन बैच भी ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर आपके पास दिया हुआ है और आप आराम से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे स्क्रीन पे भी मेरा नंबर चल रहा है, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यूनिट 3 यूनिट 4 दोनों हम लोग एक साथ कंप्लीट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत इज नोन एज, संस्कृत को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत को पुरानी भाषा कहा जाता है, जिसको शास्त्रीय भाषा, शस्त्र, जितने शास्त्र लिखे हैं संस्कृत में। संस्कृत इज मेनली यूज्ड इन, संस्कृत का उपयोग होता था प्राचीन ग्रंथ लिखने के लिए। संस्कृत का इस्तेमाल होता था प्राचीन ग्रंथ लिखने के लिए। पाली लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, पाली भाषा किससे संबंधित है? तो पाली भाषा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मगधी भाषा किससे संबंधित है? तो मगधी भी पुरानी प्राचीन भारत की भाषा है। लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या है? तो बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली है, अभी तो देखे थे। संस्कृत लिटरेचर इंक्लूड, संस्कृत साहित्य में क्या शामिल होता है? तो संस्कृत साहित्य में वेद भी होते हैं, उपनिषद भी होते हैं, महाकाव्य जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दी, यानी संस्कृत में सब है। मगधी वाज स्पोकन इन, मगधी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मगधी सबसे ज़्यादा बिहार में बोली जाती है, केवल बिहार में बोला जाता है। मगध जो एरिया है ना, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको मगधी बोलते हैं। पाली इज सिंपलर देन, पाली सरल भाषा है, संस्कृत से थोड़ी सरल भाषा है पाली, जिसमें बौद्ध धर्म की रचना की गई है। संस्कृत इज कंसिडर, संस्कृत को माना जाता है कौन सा लैंग्वेज? जीवित विरासत, मतलब वो सदियों से चलता आ रहा, आज तक वो है, इसको कोई हटा नहीं सकता। त्रिपिटका इज रिटन बाय, बोलता है त्रिपिटक किस भाषा में लिखा जाता? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है इसलिए पाली भाषा में लिखा गया। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू, भारतीय शास्त्रीय संगीत कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार में। 2 टाइप्स आर, कौन कौन से 2 टाइप हैं? तो पहला बोलता है हिंदुस्तानी और दूसरा बोलता है कर्नाटक। 2 ही हमारे म्यूजिक सिस्टम भारत में जो हमारा संगीत है, संगीत को 2 पार्ट में बांटा गया, एक हिंदुस्तानी संगीत और एक होता है कर्नाटक संगीत। ड्रामा इज कॉल्ड, नाटक को क्या कहा जाता है? नाटक को तो नाट्य न कहते हैं, नाटक को हम क्या कहते हैं? नाट्य कहते हैं। ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो भरत मुनि थे, भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिखे थे। म्यूजिक इज रिलेटेड टू, संगीत किससे संबंधित है? संगीत जो है ध्वनि से संबंधित है। राग क्या दर्शाता है? राग दर्शाता है इमोशन को, जब हम राग लेते हैं तो इमोशन दिखता है वहां पे। ताल का अर्थ क्या होता है? ताल का मतलब होता है रिदम, लय, ताल का अर्थ होता है रिदम, लय। क्लासिकल डांस इंक्लूड, शास्त्रीय नृत्य में शामिल होता है, शास्त्रीय जितने नृत्य हैं उसमें भारतनाट्यम है, शास्त्रीय नृत्य, दूसरा कथक है, ओडिसी है, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। ये पुराना डांस करने का परंपरा था जिसको नृत्य बोलते थे। पुराना जो डांस करने का परंपरा उसके अंदर भरतनाट्यम था, कथक था, कथकली होता था ना, और ओडिसी होता था। इंडियन टेम्पल आज मेनली बिल्ड इन, जो भारतीय मंदिर हैं वो किससे बने हुए हैं? तो जितने भारतीय पुराने मंदिर मिलेंगे वो सब पत्थर से बने हुए। टेम्पल आर्किटेक्चर टाइप, मंदिर बोलता है स्थापत्य के प्रकार होते थे, तो बोलता है कि नागर होते थे, द्रविड़ होते थे और वेसर होते थे, 3 प्रकार के बनते थे। अगर साउथ साइड में जाओगे तो द्रविड़ वाला सिस्टम मिलेगा। नागर शैली कहाँ पाई जाती थी? उत्तरी भारत में, हम लोग यहाँ नागर शैली है। दूसरा दक्षिण भारत में पाया जाता था द्रविड़, देखिए द्रविड़ शैली कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में। जी, दक्षिण भारत का जितना मंदिर देखेंगे अलग एक ही टाइप का, जैसे बालाजी का जो टेम्पल है ना, बस उसी का तर्ज पर सारा मंदिर बनेगा आपको, और सब मंदिर वहाँ चट्टान से ही बना हुआ। नगर योजना कहाँ थी? तो आपको मालूम है कि नगर योजना हड़प्पा सिविलाइजेशन में थी। ग्रिड सिस्टम यूज्ड, ग्रिड सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता था? हड़प्पा सिविलाइजेशन में इस्तेमाल होता था।
पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ का मतलब होता है जीवन का लक्ष्य। 4 पुरुषार्थ बताइए, एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पढ़े होंगे, पंडित जी सुनाए होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर इन सब से मुक्ति आप पा लिए, इन सब के पीछे आप ध्यान दे दिए, तो फिर दिक्कत नहीं है। आश्रम सिस्टम क्या था? आश्रम सिस्टम था गुरुकुल वाला सिस्टम। वहां पर ब्रह्मचर्य रहता था, वहां गृहस्थ सिखाया जाता, वहां वानप्रस्थ होता था। ये आश्रम सिस्टम था, जहाँ पे हम अपने घर द्वार को छोड़ के आश्रम में रहते थे। धर्म क्या का अर्थ क्या है? तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य, पैसा, पावर और युद्ध। बताइए धर्म इसमें क्या है? पैसा, सत्ता, युद्ध। तो याद रखना, धर्म बताता है आपको आपकी ड्यूटी, धर्म बताता है आपको आपकी ड्यूटी। वैल्यू इंक्लूड, मूल्य में क्या शामिल होता है? तो मूल्य में ट्रूथ, जी हाँ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखने वाले थे चाणक्य। अर्थशास्त्र डील्स विथ, अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? अर्थव्यवस्था से संबंधित होता था। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित होता। नीति शास्त्र किससे संबंधित होता था? तो नीति शास्त्र में नैतिकता की बात की जाती थी। चाणक्य को और क्या कहा जाता था? चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते थे। मेन एम ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का उपयोग होता था गुड गवर्नेंस के लिए। अर्थशास्त्र का उपयोग होता था गुड गवर्नेंस के लिए। नीति शास्त्र का क्या सिखाता था? हमको नैतिक आचरण सिखाता था। अर्थशास्त्र इंक्लूड, अर्थशास्त्र में क्या शामिल था? तो टैक्सेशन शामिल था, प्रशासन ही शामिल था, प्रशासन भी था एक इंडियन इकोनॉमी में, डिप्लोमेसी भी था, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अर्थशास्त्र में हमें टैक्सेशन सिखाया जाता था, प्रशासन सिखाया जाता था, डिप्लोमेसी सिखाया जाता था। नैतिकता का अर्थ होता है सही आचरण करना। नैतिकता का अर्थ होता है सही आचरण करना। राजनीति कहाँ मिलती थी? तो जितने हमारे जो राजा महाराजा होते थे उनकी नीति अर्थशास्त्र में मिलती थी। डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति किसको बोलते थे? कूटनीति का मतलब होता है संबंधों का प्रबंधन, किससे बात करना है, किससे संबंध रखना है, किससे संबंध नहीं रखना है। अब हम यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ चला, शून्य का आविष्कार किसने किया? सब जानते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ब्रह्मगुप्त लिख दिया जी, आर्यभट्ट ने किया था। दशमलव प्रणाली कहाँ उत्पन्न हुई थी? दशमलव प्रणाली भारत में उत्पन्न हुई थी। आर्यभट्ट वाज फेमस। आर्यभट्ट किसके लिए फेमस थे? तभी तो बताए थे किसके लिए? तो खगोल विज्ञान के लिए, गणित के लिए। तो याद रखना आर्यभट्ट सबसे ज्यादा फेमस थे गणित के, जिन्होंने शून्य का वैल्यू ऑफ पाई वाज कैलकुलेटेड बाई, पाई का मान किसने निकाला था? तो पाई का मान निकालने में थे आर्यभट्ट। अलजेब्रा इज कॉल्ड, बीज गणित को क्या कहा जाता है? तो बीज गणित को हम लोग बीज गणित ही कहते हैं। अलजेब्रा को अंक गणित भी बोल सकते हैं। आर्यभट्ट ने क्या बताया था? आर्यभट्ट क्या बताए थे? कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य चलता है, चंद्रमा घूमता है, या इनमें से? तो ये बताए थे पृथ्वी घूमती है। एसेंट बोलता है प्राचीन खगोल विज्ञान में क्या बताया था? तो ज्योतिष बताया जाता था। प्राचीन खगोल विज्ञान में ज्योतिष पढ़ाया जाता था। ग्रहण की व्याख्या है, ग्रहण की व्याख्या साइंस में की जाती है। आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद के जनक किनको बोला जाता है? चरक। चरक सूत्र आप पढ़े होंगे, आयुर्वेद के जनक। सुश्रुत जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुश्रुत जो है सर्जरी, जितना सर्जरी आप देख रहे हैं, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, तो उस जमाने में ऑपरेशन का काम सुश्रुत ऋषि करते थे, फेमस थे। चरक संहिता डील्स, चरक संहिता कहाँ बात करता है? तो मेडिसिन की बात करता है। चरक संहिता मेडिसिन की बात करता है, जितनी दवाएं हैं चरक संहिता में लिखा। सुसूत्र संहिता डील्स इन, सुसूत्र संहिता सर्जरी की बात करता है। दिनचर्या का अर्थ होता है दैनिक जीवन, कैसे आप कहते हैं, डेली रूटीन इसको बोलते हैं, उसको दिनचर्या बोलते हैं। ऋतुचर्या का मतलब होता है मौसम की दिनचर्या, कि कैसे मौसम बदलता है उसके हिसाब से। कभी हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, कभी हम लोग हल्के कपड़े पहन लेते हैं, कभी हम लोग छाता लगा लेते हैं। ये है। आयुर्वेद किस पर ध्यान केंद्रित करता है? आयुर्वेद जो है संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। आयुर्वेद का काम संतुलन बनाना। बाणभट्ट कौन थे? तो बाणभट्ट एक लेखक थे। बाणभट्ट कौन थे? एक लेखक थे। फेमस वर्क ऑफ बाणभट्ट, बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी? तो बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना हर्षचरित। प्राचीन भारत प्रसिद्ध था, प्राचीन भारत प्रसिद्ध था लोहे के खंभे के लिए, सोना के लिए, स्टील के लिए, तो ऑल ऑफ दीज मान लीजिए। उसमें सोना भी था, स्टील भी था, और लोहे के बड़े बड़े खंभे थे। आयरन पिलर इज इन, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। आप लोग जानते हैं लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। बोलता है रस्ट स्टील मतलब जंग है चलता पता क्या ये लोहे रोधी है, मतलब सिंपल याद रखना है कि जंग में लोहे में जंग लग जाता है, ये कैसे पता चलता था? तो ये उन्नत धातु विज्ञान से पता चला कि जंग में लोहा लगेगा। वुटेज स्टील किसके लिए था?
तो बोलता है वुटेज स्टील हथियार बनाने के लिए था, हथियार बनाने के जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता था उसको वुटेज स्टील बोलते थे। प्राचीन कृषि आधारित किस पर थी, मौसम पर थी। सिंचाई का उपयोग कहाँ, बोलता है सिंचाई का उपयोग हाँ ना कभी कभी, तो सिंचाई का उपयोग ज़्यादातर होता ही था उस समय में, और वो सिंचाई या तो नदियों के जरिए होता था या तो फिर ऊपर वाले के भरोसे। क्रॉप रोटेशन मीन्स फसल चक्र का मतलब है कि एक जगह पे, एक जमीन पे हर ऋतु में अपने फसल को बदलते रहना, उसको बोलते थे फसल चक्र। यानी सेम फसल नहीं लगाएंगे, फसल को चेंज करते रहेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के समय में भारत में इस्तेमाल होता है या पुराने ज़माने में भारत में इस्तेमाल होता था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पुराने ज़माने में भारत में इस्तेमाल होता था जब केचुआ खाद का इस्तेमाल करते थे, फर्टिलाइजर्स नहीं था, अच्छे सीड्स नहीं थे, तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग इस्तेमाल करते थे। अब हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, अच्छे सीड्स हैं, अब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ के केमिकल फार्मिंग इस्तेमाल करने लगे, जिसको हम लोग हाइब्रिड फार्मिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग हरित क्रांति बोलते हैं। तो हरित क्रांति के आने के बाद जो है इस तरह के एजुकेशन एग्रीकल्चर सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग था, जो केचुआ खाद से का उपयोग करके, क्योंकि केचुआ खाद में कम उत्पादन होता है, लेकिन आज जो हम लोग फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करें, खाद इस्तेमाल करें, बीज इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। तो इसके कारण हम लोग पुरानी जो कृषि प्रणाली थी उसको भी हम लोग छोड़ चुके हैं। और ये ओवरऑल आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को कैसा एमसीक्यू लगा और एग्जाम लिखे, एग्जाम के बाद जरूर इसमें प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू, अपना ओपिनियन, अपना जो है फीडबैक जरूर लिखें, ताकि हम लोगों को मजा आए, हम लोग भी पढ़ें। और कुछ नया चीज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, पढ़ेंगे, और हम लोग अगर लगेगा पॉसिबल है तो जरूर देंगे आपको। तो आप अच्छे से एग्जाम लिखिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। धून देना है तो ज़बरदस्त तरीके से लिख के आना है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, और फिर डिजिटल एजुकेशन, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे एईसी पेपर हिंदी और एईसी पेपर इंग्लिश।